छत पर फैली हुई शाम की नीम रोशनी में मुतवस्सित तबके के उस घर की सादगी साफ झलक रही थी। ईंटों की कच्ची मंठीर, एक कोने में रखी पुरानी पानी की टंकी जिसके साथ बंधी प्लास्टिक की पाइप हल्की हल्की सीटी बजाती थी। बीच में दरी बिछी थी जिसके किनारों पर धूप से अड़े हुए धागे झांक रहे थे। एक तरफ मिट्टी के गमलों में तुलसी और पौधे के पत्ते हवा के साथ सरसराते, फिर दूसरी तरफ कपड़ों की रस्सी पर टंकी कमीजें शाम के झोंके से हिलती थी। दूर कहीं बच्चों के खेलने की आवाज और करीबी किसी घर से चाय के उबाल की सीटी, ये सब मिलकर एक जानी पहचानी घरेलू फिजा बनाते थे। अदीबा अपनी दोनों सहेलियों के साथ दरी पर बैठी मूंगफलियां तोड़ रही थी। छिलके एक तरफ जमा हो रहे थे और नमकीन खुशबू फिजा में घुल रही थी। आयत ने मूंगफली मुंह में डालते हुए अदीबा की तरफ देखा। आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो बोली, तुम दोनों तो एक अहम बात मैं बताना ही भूल गई। वो दोनों जो अपनी बात में मगन थी उसकी तरफ मुतवजा हुई। वो मजीद बोली, तुम्हें पता है? उसकी आवाज जरा नीची हो गई। शेख रशीद ने अपनी बेटी को वनी कर दिया है, अपने बेटे को बचाने के लिए। न जाने आजकल के बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक औलाद को बचाने के लिए दूसरी औलाद को जहन्नुम में धकेल देते। हालांकि हर शख्स जानता है कि बनी की हुई लड़की के साथ क्या जुल्म होता है। सानी ने झोंक कर आयत की तरफ देखा और बेख्तियार कहा, मैंने सुना था कि रशीद अंकल ने वनी से इनकार कर दिया था। वो पैसे देने के लिए राजी थे, फिर अचानक ये वनी की बात कहाँ से आ गई? आयत ने सांस भरी और दुख से बोली, आज के ज़माने में लोग पैसा बचाने के लिए और बेटी बचाने के लिए अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही करते हैं। मैं कहती हूँ ये माँ बाप अपने बेटों को तरबियत क्यों नहीं देते कि गुस्सा आए तो उसे पी जाओ, बड़बहावा मत दो, वरना इसी तरह बेटियां कुर्बानी देती रहेंगी और बेटे अपनी मर्जी करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे। अम्मी बता रही थी कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई ना बड़ा जालिम है, मार पीट तो रोज का मामूल है। 2 दिन पहले उसकी सास ने गर्म पानी डालकर पूरा हाथ जला दिया, सिर्फ इसलिए कि खाने में नमक जरा सा ज्यादा हो गया था। पूरे घर का काम वो करती है और सिर्फ एक वक्त का खाना से दिया जाता है, वो भी आधी अधूरी रोटी, सालन भी झूठा मिलता है। हवा में एक लम्हे को खामोशी ठहर गई, जैसे छत भी ये सुनकर साकित हो गई हो। अदीबा ने मूंगफली का छिलका मिट्टी में मसल दिया। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। वो नहायत दुरुस्त लहजे में बोली, मेरा बस चले तो मैं इन सबको कितार में खड़ा करके गोली मार दूं, जो बनी का फैसला देते हैं। और इन बाप दादा पर तो मुझे हैरत होती है, जो अपने बेटों को बचाने के लिए अपनी बेटियों को कुर्बान कर देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ऐसा करते उनका दिल नहीं कांपता क्या? वो उनकी औलाद नहीं, बेटा हो या बेटी दोनों बराबर होते हैं। खुदा ने जब दोनों में एक जैसी रूह डाली है तो फिर फर्क क्यों? हर बार बेटी ही क्यों कुर्बानी दे? सानिया ने धीरे से कहा, ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? कोई भी यहाँ पर आवाज उठाने वाला नहीं है। बस सब बेटी को ही दबाना जानते हैं, कभी सख्ती से, कभी इमोशनल करके। आखिर बेटी ही क्यों हर बार कुर्बानी दे? आयत ने सर झुका लिया और निहायत अफसोस सदा लहजे में बोली, पता नहीं, शायद तब तक जब तक हम खामोश रहेंगे। सानिया ने अदीबा की तरफ देखते नरमी से कहा, बस दुआ ही कर सकती हूँ, तुम भी क्या करो? अदीबा भी तो कि भी तो 2 भाई है ना। अगर कभी खुदा ना खास्ता उनसे ऐसी कोई गलती हो गई जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़े, फिर तुम क्या करोगी? इसलिए हमेशा हिफाजत की दुआ करा करो। कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अदीबा की कमर सीधी हो गई। उसकी आवाज में अज़्म था। वो बेख्तियार बोली, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं पूरा गांव चला दूंगी, मगर अपने साथ बुरा होने नहीं दूंगी। मैं अदीबा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी असूलों की साची है। पढ़ाई करनी थी तो मैंने की, आगे नौकरी करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैं खुद को ज़ाया नहीं होने दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई क्या करते हैं और क्या नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात से सरोकार है। उसकी बातों में छत की मंडीर से टकराती हवा जैसे ताल दे रही थी। अभी वो तीनों बातों में गुम थी कि सीढ़ियों से भागते कदमों की आवाजें आई। एक औरत रोती हुई ऊपर आई, दुपट्टा बिखरा हुआ, सांस उखड़ी हुई। उसने अदीबा को देखते लड़ती आवाज में कहा, लाडो, कहर हो गया। तुम्हारा भाई वो खून कर रहा है, नीचे आओ, घर में तूफान मचा हुआ है। ये सुनते जैसे वक्त रुक गया। अदीबा के हाथ से मूंगफली गिर कर दरी पर बिखर गई। सानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। आयत के होंठ कांपने लगे। तीनों एक साथ खड़ी हुई। छत की सादा फिजा जो चंद में पहले एक रोजमर्रा की थी, अब बोझिल लगने लगी। अदीबा ने बगैर कुछ किए सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। उसके पीछे दोनों सहेलियां थी, दिलों में खौफ, आंखों में सवाल। नीचे से शोर की आवाजें तेज हो रही थी।
जैसे वाकई कोई तूफान उस छोटे से घर में आन घुसा हो। और छत पर कही गई सारी बातें अब इम्तिहान बनकर सामने आ खड़ी हुई थी। तीनों बेसाख्ता नीचे की तरफ भागी, इस बात से अनजान कि कैसी आजमाइश अदीबा पर आने वाली है। बरामदे में अजीब सा तनाव फैला था। कच्ची ईंटों के स्टून जिस पर कहीं कहीं पुराना चूना उखड़ चुका था, उस में और ज्यादा बोझल लग रहे थे। फर्श पर बिछी हुई घसी पिटी दरी एक तरफ से सुकड़ी हुई थी, जिसे खुद भी सहम गई हो। दरवाजे के बाहर 10 के करीब आदमी डंडे हाथ में लिए खड़े थे। उनके चेहरे सख्त, आंखें बेरहम और अंदाज से ऐसा जैसे फैसला पहले हो चुका हो। सबसे आगे बख्त बहादुर साहिब खड़े थे, परेशान हाल। आखिर को उनके खानदान के सरबराह थे, अपने बेटे को कभी भी इस हाल में खड़ा नहीं देख सकते थे। लड़की औरतें पीछे दीवार के साथ झुकी खड़ी थी। किसी ने दुपट्टा दांतों में दबा रखा था, किसी की उंगलियां बेख्तियार कपड़ों को मरोड़ रही थी। अदीबा सीढ़ियों से उतरकर बरामदे में पहुंची तो एक लम्हे को ठटक गई। उसे सामने का मंजर देखा तो उसके दिल में जैसे सर्द लहर दौड़ गई। लम्हे भर के लिए वो भी खौफजदा हो गई। कुछ देर पहले वो कत्ल गारत की बात ही तो कर रही थी, और अब सब कुछ उसके सामने हकीकत बना खड़ा था। पंचायत का बड़ा जो सबसे ऊंची आवाज वाला था, बख्त बहादुर की तरफ एक कदम बढ़ाकर बोला, तुम्हें पंचायत में बुलाया गया है। बख्त बहादुर, तुम्हारे बेटे ने बड़ी हवेली के सबसे छोटे पोते को कत्ल कर दिया। उसे जरा रहम नहीं किया। अब ना तुम्हें कोई बचा सकता है और ना तुम्हारे बेटे को। बड़ी हवेली के लोग कितने जालिम हैं, इस बात का इल्म सबको है। तुम पंचायत के एक अच्छे साथीदार हो, इसलिए तुम्हारे पास तरीके से आकर पैगाम दिया जा रहा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, अब तक उसके घर का दरवाजा वगैरह तोड़ दिया जा चुका होता। बरामदे में जैसे सांस रुक गई। वो जरा रुका और फिर सफाके से बोला, कुल्हाड़ी से सर पर वार किया गया है, लाश के 2 टुकड़े हो गए। हवेली में कहराम मचा हुआ है, चलो हमारे साथ, वरना तुम्हारे बेटे को भी इसी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हवेली के मर्दों का बस नहीं चल रहा, तुम्हारे बेटे को काट कर फेंक दे। लेकिन सरदार के हुक्म की वजह से सब ठहरे हुए हैं, मगर हमें नहीं लगता कि वो लोग मजीद इंतजार करेंगे। बेहतर है तुम फौरन यहाँ से चलो। वक्त बहादुर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन कहा, मेरा बड़ा बेटा तो घर के अंदर है, वो छोटा शहर गया हुआ है। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, इसमें बहुत अकल है, वो हम सबसे ज्यादा समझदार है। अली कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकता जो इसके साथ साथ उसके खानदान को भी परेशान करे। यकीनन अब किसी और को मेरा बेटा कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं मान ही नहीं सकता। उनकी आवाज में जिद भी थी और खौफ भी। पंचायत के आदमी ने तंजीह हंसी के साथ कहा, गलत फहमी नहीं है, गांव के मेन दरवाजे पर सबने देखा है। बेहतर यह है कि ताउन करो। अगर हवेली के बड़े यहाँ आ गए ना तो ये मकान बचेगा ना, ना तुम लोग गोलियों से भून दिए जाओगे। अगर अपने खानदान की बहन बेटी की हिफाजत चाहते हो तो बिना बहस के पंचायत चलो। उसने डंडा जमीन पर मारकर कहा, तुम्हारे बेटे को पकड़ लिया गया है, जो भी बात करनी है पंचायत में जाकर करो। बिला वजह यहाँ खड़े होकर बहस करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पीछे खड़ी औरतों में सिसकियां बुलंद हो गई। उसी लम्हे नाजिया बेगम भागती हुई आई, बाल बिखरे, आंखें सुर्ख। वो बख्त बहादुर के सामने आकर रोते बोली, वक्त साहब अब जाए, खुदा के लिए जाए, देखें हमारा बेटा क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो इतने ठंडे मिजाज का है, किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता, वो कत्ल नहीं कर सकता। इन लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। आप जाकर बात करें, मसले का हल निकालें। अली को सही सलामत वापस ले गया है, मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज कांप रही थी। बख्त बहादुर ने एक लम्हा इधर उधर देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, मैं जाता हूँ, तुम परेशान ना हो, मैं अली को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। ये कहकर उन्होंने अंदर की जानिब देखा और बुलंद आवाज में अपने दूसरे बेटे को पुकारा। वो नहा रहा था। इस खबर को सुनकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर की तरफ आया। चंद ही लम्हों में अपने दूसरे बेटे के साथ दरवाजे से बाहर निकल गए। डंडे बरादर आदमी उनके पीछे हो लिए थे। दरवाजा बंद हुआ तो बरामदे में एक और खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी बातों से भरी हुई थी। औरतें अदीबा की तरफ देखने लगी। किसी ने आहिस्ता से कहा, आप इसी को वनी किया जाएगा। आजकल की लड़कियों को, लड़कों को न जाने किस बात का गुस्सा आया हुआ है। अब इस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हवेली वाले कितने जालिम है, हर शख्स जानता है। अदीबा की जिंदगी तबाह हो गई है।
दूसरी ने फौरन रुकवा दिया। हाय हाय, बेचारी का नसीब देखो, इतनी तालीम याफ्ता है, अब डूल जाएगी। सही बात है, माँ बाप बेटियों को सब कुछ दे सकते हैं लेकिन नसीब नहीं दे सकते। देख लो, 2 भाइयों की बहन होने के बावजूद कैसा जुल्म होने जा रहा है। भाई ऐसा करते हैं, क्यों है जो बहनों के साथ ऐसा जुल्म हो? तीसरी ने भी सर हिलाया। बड़ी हवेली वाले खून का बदला खून से लेते हैं, या फिर वनी से। याद है, एक औरत और उनके खानदान में वनी होकर गई थी। 2 दिन बाद खुद ही खुदकुशी करके खुद को खत्म कर लिया था, क्योंकि जानती थी कि वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। एक दफा हवेली वालों के हाथ कोई लड़की लग जाए, वो इसको जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ते। अदीबा चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। उसके कान में जैसे शोर भर गया था, दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर चेहरा पत्थर की तरह सुन हो गया था। कुछ लम्हे वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही, फिर अचानक उसे सर उठाया। उसकी आवाज़ बुलंद हुई और काटता, मर जाऊंगी लेकिन अपने आप पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। सब औरतें चौंक गई। वो मजीद बोली, खामोश रहे आप सब, किसी को हक नहीं है कि मेरी किस्मत के फैसले करे। ये कहकर उसने दुपट्टा दुरुस्त किया, मुड़ी और गुस्से से अंदर की जानिब चल दी। दिल अंदर से बुरी तरह कपकपा आ रहा था, लेकिन बेखौफ होने का वो ड्रामा कर गई थी। बरामदे में पीछे रह जाने वाली औरतें एक दूसरे का मुंह तकती रह गई थी, और दीवारों ने इस ऐलान को खामोशी से संभाल लिया था, जैसे आने वाले तूफान की गवाही दे रही हो। पंचायत का मैदान गांव के बीचों बीच फैला हुआ था। मिट्टी उड़ी हुई, कदमों के निशान एक दूसरे से गड़मट। बेड़ी के पुराने दरख्त के नीचे चारपाइयां बिछी थी, जिन पर सफेद दाढ़ियों वाले मर्द कितार में बैठे थे। सामने खुले हिस्से में हुजूम था, कुछ खामोश तमाशाई को चूसने से दांत पीसते हुए। वक्त साहब ने दूसरे बेटे के हमरा वहां पहुंचे तो जैसे निगाहें उन पर आ ठहरी। उनके दिल की धड़कन तेज थी, मगर कदम ठहरे हुए। बीच में दान अली को बंदी बनाकर घुटनों के बल बिठाया गया, हाथ पीछे बंधे, कमीज पर मिट्टी के निशान, मगर आंखों में अजब सी सख्ती थी। एक तरफ हवेली के मर्द खड़े थे, चोरी पेशानियां, भारी आवाजें, गुस्से से सुर्ख चेहरे। उनके दरमियान बहराम खान खामोश खड़ा था, हवेली का बड़ा पोता, ऊंचा लंबा दराज कद, चोरी जसामत का। सर्दी वजूद उसे देखकर किसी शहजादे का गुमान होता था, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में इंतकाम की चमक मौजूद थी। बख्श साहब के पहुंचते ही सरदार साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आवाज में गर्ज थी, ये कैसी तरबियत की है तुमने अपने बख्त बेटे की? इसकी हरकत देखो, हवेली के बेटे का सर 2 टुकड़ों कर दिया। आखिर किस बात का गुस्सा था? हुजूम में सरगोशियां फैल गई। बख्त साहब ने लड़ती मगर संभली आवाज में कहा, मैं एक दफा उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। जरूर कोई वजह होगी, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। मेरा बेटा बहुत ठंडे मिजाज का इंसान है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अली पर ऐसा इल्ज़ाम आया, अगर मेरे ऐसे शाम पर ऐसा इल्ज़ाम आता मैं फिर भी यकीन कर लेता, लेकिन अली जो कभी ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं करता, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? वो मजीद बोलते कि नसीर साहब ने गुस्से से टोक दिया, खामोश हो जाओ तुम, तो कोड़ी के इंसान। तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कि मेरे पोते पर हाथ उठाए, और तुम वजह पूछोगे? उसने अली की तरफ इशारा किया, आज तुम्हारा बेटा भी इसी तरह मरेगा। बख्त साहब के कंधे झुक गए। नहीं, ऐसा मत कहें खान साहब, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जो भरपाई करनी है मैं करने की कोशिश करूंगा। मेरे बेटे को माफ़ कर दे। उसके अल्फाज ज़मीन पर गिरे, मगर असर नहीं हुआ। अचानक अली ने गर्दन उठाई। उसकी आवाज़ मैदान में बिजली की तरह कूदी। बाबा, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सब चौंक गए। इस नाजात के साथ यही होना चाहिए था। 2 लड़कियों की जिंदगियां तबाह करके आ रहा था, और मेरी बहन के बारे में घटिया गुफ्तगू कर रहा था। वो सांस लेकर बोला, उसकी जिंदगी कंगाल ले, कितने कत्ल, कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है, और आप लोग शर्मिंदा हो रहे? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक मारा है उसे। और जब आप लोग उसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, आप सब भी ही बोलेंगे उसकी मौत ऐसी ही होनी चाहिए थी। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक जानी और कातिल को दुनिया से ख़त्म किया है। अली की आवाज़ और बुलंद हुई, और आप लोग मुझे मार दें, मैं इस मौत को कबूल करूंगा, मगर ना अपने बाप को झुकने दूंगा, ना खुद झुकूंगा। मेरी बहन के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैदान में एक लम्हे को सुनाटा छा गया। उसी सन्नाटे में बैराम खान, जो अब तक खामोश था, बेख्तियार आगे बढ़ा। सरदार की तरफ देखते उसने कहा, मसला बहुत सादा है। ये अपनी बहन की शान में कहे गए अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाकी जो ये बातें बोल रहा है सब झूठ पर मबनी है। आखिर इस पर इसके पास क्या सबूत है?
کہ میرے بھائی نے لڑکیوں کی زندگی تباہ کی اور قتل کی؟ ذرا رکا، پھر سرد لہجے میں بولا۔ یہ اپنی بہن کے الفاظ برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جذبات میں بہہ کر میرے بھائی کو مار دیا۔ اس لیے میں بھی اب فیصلہ کیا ہے، اگر یہ ہم پر ظلم کر سکتا ہے تو ہم اس پر ظلم کریں گے۔ اب اسی کی بہن سے میں نکاح کروں گا، ونی چاہیے مجھے، قتل ہم کریں گے نہیں۔ جب روز اس کی بہن میرے ہاتھوں مرے گی تب مجھے سکون ملے گا۔ یہی میرا فیصلہ ہے، مجھے خون بہا میں لڑکی چاہیے، ادیبہ بخت بہادر چاہیے۔ علی نے غصے سے دہاڑ کر کہا، میں نے قتل کیا ہے، میں خود کو مروانے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بہن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک کر سیدھا کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔ سردار صاحب نے ہاتھ اٹھا کر علی کو چپ کروایا۔ فیصلہ ہم کریں گے علی صاحب، آپ نہیں۔ برسوں سے یہی دستور ہے، قتل کی سزا قتل یا خون بہا۔ وہ حویلی والوں کی طرف مڑا۔ مخالف پارٹی نے قتل معاف کر کے ونی کا فیصلہ دیا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ انصاف کریں گے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بخت صاحب کی بیٹی کا نکاح بہرام سے کروایا جائے۔ یہ پنچایت امن کو ترجیح دیتی ہے، قتل کو نہیں۔ ہم دشمنی کو یہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے بخت بہادر کی بیٹی ادیبہ بخت بہادر کو بہرام خان سے ونی کیا جائے گا۔ یہی پنچایت کا فیصلہ ہے۔ علی چیخ اٹھا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور آگ ایک ساتھ تھی۔ بخت صاحب نے آگے بڑھ کر علی کے سامنے ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، آواز بند کر لو اپنی۔ اپنے باپ کی ایسی حالت دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ بخت صاحب اب سردار کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، بس میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میں آپ کی فیصلے کی قدر کرتا ہوں، جو آپ نے فیصلہ کیا وہی ہوگا، مجھے قبول ہے۔ آپ اپنی تاریخ طے کر لیں، ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ میدان میں ہلچل مچ گئی۔ علی کی آنکھوں میں شکست کا سایہ اترا، مگر وہ پھر بھی سر جھکانے کو تیار نہیں تھا۔ سردار صاحب نے اعلان کیا، ٹھیک ہے، دوپہر 12 بجے اسی میدان میں نکاح ہوگا، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ پنچایت برخاست کی جاتی ہے۔ چارپائیاں چڑچڑائی، مرد اٹھنے لگے، مٹی پھر اڑی، علی کو کھینچ کر کھڑا کیا گیا۔ وقت صاحب کے قدم لڑکھڑائے مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ میدان نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور خاموشی سے آنے والے ظلم کی گواہی دے دی تھی۔ کچھ دیر بعد گھر کے صحن میں شام کی اداسی پھیلی ہوئی تھی، کچی دیواروں پر پڑتے ہوئے سائے جس سے بوجھل ہو گئے تھے۔ دروازہ کھلا تو جھکے قدموں کے ساتھ اور کندھوں کے ساتھ وہ تینوں مرد اندر داخل ہوئے۔ قدموں کی چاک میں تھکن تھی اور خاموشی میں فیصلہ۔ دہلیز پر نازیہ بیگم سر جھکائے بیٹھی تھی، دوپٹہ آدھا سر سے سرک چکا تھا، ان کی آنکھیں دروازے پر جمی تھی۔ علی کو صحیح سلامت دیکھتے چیخ سی نکال کر اٹھی اور روتے اپنے بیٹے کے سینے سے لپٹ گئی۔ ایک ماں کے لیے اس کا بیٹا بے حد عزیز ہوتا ہے۔ علی کو صحیح سلامت دیکھ انہیں ایک نئی زندگی ملی تھی۔ وہ دھڑک کر بولی، جھوٹی افواہ تھی نا؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میرے بیٹے نے کسی کا قتل نہیں کیا نا؟ بخت صاحب بتائے کیا ہوا ہے؟ بخت صاحب نے نظریں چرا لی، ہاتھ کے اشارے سے بیوی کو اندر لے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے نازیہ بیگم پھر طرف اٹھی، اب خاموش کیے ہوئے مجھے بتائے، پنچایت نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ علی نے قتل کیا، کہ یہ سچ ہے؟ بخت صاحب بے اختیار علی کی طرف مڑے، لمحہ بھر میں ان کا ہاتھ اٹھا اور زوردار تھپڑ علی کے منہ پر پڑا۔ کمرے میں آواز گونجی، تمہیں کچھ زیادہ ہی خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے؟ وہ گرجے، اپنی بہن کے لیے دو لفظ نہ سن سکے اور قتل کر بیٹھے۔ علی نے دھات پیچھے سر سیدھا رکھا۔ بخت صاحب بولتے چلے گئے، آواز بھاری ہوتی گئی، اب دیکھ لو، اسی پنچایت نے، اسی مقتول کے گھر والوں نے اس کی بہن کو ونی کی صورت مانگ لیا ہے، ہمیں دینا ہوگا۔ وہ رکے، جیسے سانس اٹک گئی ہو، ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، اور اگر تم نہ مارے گئے تو ہمیں گاؤں بدر کر دیا جائے گا، یہ گھر یہ زمین سب چھین جائے گا، پھر ایک نہیں 3 قتل ہو گئے، میرا اور تمہارے دونوں بھائیوں کا، اور پھر تمہاری ماں اور بہن کی عزت کو صحیح معنوں میں تار تار کیا جائے گا۔ نازیہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، سسکیوں کی آواز دروازوں سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ اسی لمحے ادیبہ اپنے کمرے سے باہر آئی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں شعلے۔ اسے سیدھا اپنے باپ کو دیکھا، میں ونی نہیں بنوں گی۔ اس کی آواز کانپی، میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بخت صاحب نے اس کی طرف تیز نگاہ ڈالی، تو کیا اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ لو گی؟ وہ دلکی سے بولے، اپنے بھائیوں کو مرتا ہوا دیکھ لو گی؟ تمہیں قربانی دینی ہوگی، تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے، دشمنی بڑھ جائے گی۔
अदीबा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर लहजा मजबूत रहा। ये दस्तूर क्यों चल रहा है? हर बार बेटी ही क्यों कुर्बानी दे? मैं कुर्बानी दी नहीं दूंगी। कोई नहीं मरेगा। हम इंसाफ लेंगे। भाई ने कत्ल किया है तो सजा उसी को मिलेगी। हम कोर्ट जाएंगे। बख्श साहब ने कहका ली एक कड़वा सांस छोड़ा। 4 जमातें पढ़कर भूलो मत। वो सख्ती से बोले, तुम इस गांव की हो। कोर्ट की बातें शहर वालों के लिए होती है। यहाँ जुबानें चलती है, गोलियां चलती है। क्या अपने बाप और भाइयों को मरवाओगी? अदीबा आगे बढ़ी। मेरे साथ ऐसा मत करे बाबा। वो रोते हुए बोली, मैं बनी नहीं होंगी। बख्श साहब के अल्फाज तीर बन गए। बस करो, जिद छोड़ दो। इज्जत जान सब तुम्हारी कुर्बानी मांग रहे। उसने नजरें चुरा ली, जिसे खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहे हो। कल निकाह है, यही फैसला है। कमरे में खामोशी उतर आई। नाजिया बेगम की सिसकियां धीमी हो गई। अली के जबड़े पीछे रहे और अदीबा वहीं खड़ी रह गई, जैसे दीवार बन गई हो। इस घर में फैसला हो चुका था और इस फैसले की कीमत एक बार फिर बेटी से वसूल की जा रही थी। अगले दिन दोपहर की तेज धूप पंचायत के मैदान पर सीधी आन पड़ी थी। मिट्टी गर्म हो चुकी थी, जैसे जमीन खुद इस फैसले पर जल रही हो। वही मैदान, वही चारपाइयां, मगर आज फिजा और ज्यादा भारी थी। मर्दों की कितारें पहले से ज्यादा घनी थी, सरगोशियां कम और नजरें ज्यादा थी। कहीं से पंखा नहीं चल रहा था, हवा रुकी हुई थी। ये शायद सबकी सांसें रुकी थी। पंचायत के बीच एक चारपाई रखी थी। उस पर चेहरे पर घूंघट डाले अदीबा बैठी थी। घूंघट के नीचे आंसू कपड़े को भिगो रहे थे, मगर वो सीधी बैठी थी, जैसे खुद को बिखरने से जबरदस्ती रोके हो। उसकी एक तरफ उसके दोनों भाई बैठे थे, नजरें झुकी हुई, चेहरे पत्थर के। दूसरी तरफ अम्मा और बख्त साहब थे। अम्मा की उंगलियां मुसलसल तस्बीह के दानों को घुमा रही थी, जैसे हर दाने के साथ कोई मुआफी मांग रही हो। बख्त साहब के कंधे झुके हुए थे, आंखों में नींद नहीं शिकस्त थी। मौलवी साहब ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और सरदार की तरफ देखा। इजाजत है, निकाह शुरू करें? सरदार ने मुख्तसर सा सर हिलाया। शुरू करें। मौलवी साहब ने रजिस्टर खोला, कलम संभाला, फिर बुलंद आवाज में बोले, अदीबा बिनते बख्त बहादुर। ये नाम सुनते अदीबा के दिल की धड़कन और तेज हुई। आपका निकाह बैराम खान वल्द नईम खान से तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिस लड़की ने हमेशा वनी जिरगे और इन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज वही इस रस्म के ऐन बीच बैठी थी। उसके ज़हन में उसकी किताबें, उसके ख्वाब, उसके असूल सब एक एक करके गुजर गए। आंसू मुसलसल बह रहे थे। इतनी तलीम, इतनी समझ, और आज वो भी बन रही थी। चंद में खामोशी रही, फिर रोती हुई आवाज में उसके लब हिले, कबूल है। मैदान में हल्की सी सरगोशी फैली। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, अदीबा बिनते बख्त बहादुर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार उसकी आवाज और भी भारी हो गई, कबूल है। तीसरी बार सवाल हुआ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आंखों से आंसू टपक कर उसकी हथेली पर गिरे, कबूल है। मौलवी साहब ने सर झुकाकर रजिस्टर में इंदराज किया। अदीबा से दस्तखत करवाए गए। उसके हाथ कांप रहे थे, कलम जैसे वजन बन गया था। हर हरफ के साथ उसके अंदर कुछ टूट रहा था। सामने मेहराम खान बैठा था। उसके इर्द गिर्द हवेली के मर्द थे, चुप, सख्त, खूनख्वार नजरों के साथ। वो लोगों को ऐसे घूर रहे थे जैसे ये निकाली फतह का ऐलान हो। मेहराम के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ ठहरा हुआ गरूर था। मौलवी साहब ने उसकी तरफ रुख किया। मेहराम खान वल्द नईम खान, आपका निकाह अदीबा बिनते बख्त बहादुर से तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मेहराम ने सीधी नजर उठाई, कबूल है। दूसरी बार पूछा गया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तीसरी बार भी वही सवाल हुआ, वही बेतासुर जवाब, कबूल है। दस्तखत हुए, गवाहों ने नाम लिखे। मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। किसी ने आमीन कही, किसी ने नहीं। अदीबा के कानों में आवाजें धुंधली हो रही थी, से बस अपना दिल सुनाई दे रहा था, जो अब भी एहतजाज कर रहा था, खामोश मगर जिंदा। सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, निकाह मुकम्मल हो गया है। पंचायत में कुछ लोग उठ खड़े हुए, कुछ ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर अदीबा उसी चारपाई पर बैठी रही। घूंघट के नीचे बहते आंसू गवाही दे रहे थे कि ये निकाह रजा नहीं, रस्म का था, और एक बार फिर इंसाफ के नाम पर बेटी की कुर्बान कर दिया गया। खान हवेली का वसी सहन रात की रोशनी में और ज्यादा हिब्बतनाक लग रहा था। बुलंद दीवारें, लोहे का बारी गेट और पोर्च में जलती पीली बत्तियां, सब कुछ ताकत और जबर की अलामत था। निकाह के बाद गाड़ियां एक झटके से आकर पोर्च में रुकी।
टाइटों की चरचराहट के साथ ही खामोशी टूट गई। पिछली नशिस्त पर अदीबा बैठी थी, जिसम अकड़ा हुआ, हाथ कपड़े में खड़े हुए। उसकी सांस बेतरतीब थी। बेराम गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर वही सख्ती, वही बेरहम सुकून मौजूद था। उसने दरवाजा खोला और किसी लफ्ज के बगैर अदीबा का बाजू पकड़कर उसे घसीटते बाहर निकाल लिया। वो कुछ समझ पाती, खुद को संभाल पाती, उससे पहले उसे लॉन में जमीन में धकेल दिया गया। घास पर उसका जिस्म लुढ़क गया। दुपट्टा सर से उतरकर एक तरफ जा गिरा। बाल बिखर गए। रोते रोते उसका चेहरा लाल हो चुका था। आंखें सूजी हुई थी। बहराम ने ऊपर से उसे देखा। होठों पर कड़वा सा तंज। बहुत गहरे थे तुम्हारे भाई में, वो बोला। चंद लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरे भाई को कत्ल कर दिया। उसने इर्द गिर्द खड़े आदमियों पर नजर दौड़ाई। आज तुम्हें पूरी हवेली के सामने रुस्वा करूंगा और सब कुछ तुम्हारे भाई तक पहुंचाऊंगा। उसे मालूम हो कि उसने किस खानदान के चिराग को बुझाया। उसे जेब से मोबाइल निकाला, अपने साथ खड़े एक आदमी के हाथ में थमा दिया। फिर दूसरे मुलाजिम को इशारा किया, पानी ले आओ, और जो मैं इसके साथ करूंगा तुम्हें इसकी वीडियो बनाकर अली के नंबर पर सेंड करनी है। उसको पता चले कि आखिर उसने किसके भाई के साथ जुल्म किया है। अदीबा से जमीन पर नीम दराज कांपती आवाज में बोली, खुदा के लिए मैं तुम्हारे निकाह में हूँ। हमारे दरमियान लाख इख्तलाफात हो, खानदान में दुश्मनी सही, मगर ऐसा मत करो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कुछ तो लिहाज करो। बहराम की आंखों में जरा भी नरमी नहीं आई। मेरे भाई को मारते वक्त तुम्हारे भाई ने लिहाज किया था, वो तीखे लहजे में बोला। अब मुझसे लिहाज की बात नहीं करो। इस दौरान मुलाजिम पानी का बड़ा घड़ा लेकर आया। उसे बहराम के कदमों में रख दिया। बहराम ने घड़ा उठाया और बेरहमी पर उस पर अंडेल दिया। ठंडा पानी उसके वजूद पर लगा तो वो चीख उठी। कपड़े बदन से चिपक गए। सांस रुक सी गई। वो जमीन पर सिमटने की कोशिश करती रही, मगर बहराम एक के बाद एक घड़ा खाली करता गया। आंसू और पानी मिलकर घास में जज़ब हो रहे थे, मगर उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। तीसरी घड़ी के बाद उसने अदीबा का बाजू जोर से पकड़ा। उसे आधा उठाकर अपना चेहरा उसके करीब लाकर बोला, दिन रात तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, इतनी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी, मगर माफी वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उसकी आवाज धीमी मगर खौफनाक थी। और आज तुमने मेरे सामने बोलने की जुर्रत की है। आइंदा अगर जुबान हिली ना तो याद रखना, इसी जमीन में गाड़ दूंगा। अदीबा ने कांपते होठों के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होंगी, तुम देख लेना, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। उसकी बात खत्म होती ही बेराम का हाथ उठा और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। उसका सर एक तरफ झुक गया। कारों में सीटी सी बजने लगी। बेराम ने पीछे मुड़कर आवाज दी, रुखसार, रक्षंदा, तुम दोनों आओ। दो मुलाजमा फौरन आ गई। उनके चेहरे स्पाट थे, आंखें झुकी हुई थी। बेहराम ने इशारा किया, इसे ले जाओ और स्टोर में बंद कर दो। अदीबा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, हाथ मारे, मगर दोनों औरतों ने मजबूती से उसे थाम लिया। वो रोती इल्तिजा करती रही, मगर उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। उसे घसीटते हुए अंदर ले जाया गया। पीछे लॉन में पानी फैला हुआ था। दुपट्टा वहीं पड़ा रह गया, खामोश गवाह और एक और जुल्म का। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी। स्टोर रूम में रात उतर चुकी थी। एक बल्ब था जो या तो जलता नहीं था या जानबूझकर बुझा दिया गया था। अंधेरे में नमी बसी हुई थी। दीवारों से सीलिंग की बूट रही थी। फर्श पर रखे पुराने संदूक और बोरियों की साई अजीब शक्लें बना रहे थे। अदीबा एक कोने में सिमटी बैठी थी, घुटनों में सर टिकाए सिसक सिसक कर रो रही थी। आंसू आंखों से निकलते, थोड़ी से फिसलते और कपड़ों में जज़ब हो जाते। हर सिसकी के साथ सांस उखड़ती। दिल जैसे सीने से बाहर आने को लपक रहा था। जो लड़की हमेशा खुद को बचाती आई थी, इन रस्मों के खिलाफ लड़ती आई थी, आज वो ही इस रस्म की भेंट चढ़ गई थी और नाजायज सजा पा रही थी। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी जब अचानक दरवाजे की कुंडी चिड़चिड़ाई और एक भारी आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंधेरे में एक साया अंदर दाखिल हुआ। बहराम उसे दिखती ही अदीबा चौंक कर खड़ी हो गई। जिस्म लर्ज गया, हाथ भी इख्तियार सीने के आगे आ गए। खौफ के मारे उसकी जान निकलने लगी। उसे कहीं न कहीं अंदाजा था कि जुल्म, ये जालिम जानवर जरूर आएगा। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक साबित हुआ था। नहीं, उसके होंठों से बेआवाज लफ्ज निकला। खौफ के मारे वो थर थर कांपने लगी थी। दुनिया से लड़ने वाली आज खुद से ज्यादा ताकतवर इंसान के सामने बिल्कुल बेबस हो गई थी। बहराम ने दरवाजा बंद किया। कुंडी चढ़ाने की आवाज अंधेरे में हथौड़े की तरह लगी। आज की रात
उसकी आवाज़ सर्द और कटी हुई थी। तुम्हें इतना दर्द दूँगा कि ज़िंदा रहने के तुम काबिल नहीं रहोगी। तुम्हें इतनी अज़ियत पहुँचाऊँगा कि मुझसे पनाह माँगोगी, मगर तुम्हें पनाह नसीब नहीं होगी। तुम्हारे और इस हिस्से में अपना लफ्ज़ छोड़ूँगा, जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वो एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारे भाई ने चंद लफ्ज़ सुनकर मेरे भाई को मार डाला था। असल मज़ा तो तब आएगा जब तुम बिल्कुल लुटी हुई हालत में अपने घर जाओगी। तुम्हें इतनी तकलीफ दूँगा कि तुम चलने के काबिल नहीं रहोगी। बहुत गैरत है ना तुम्हारे भाई में। जब तुम्हारी हालत देखेगा, उसे तब एहसास होगा कि आखिर उसने किसके भाई को मारा है। अदीबा की आवाज़ काँप रही थी। उसे देखते हुए तड़प कर बोली, मैंने सुना था कि हवेली के मर्दों में तुम एक बहुत ही बाशऊर और नरम दिल खान हो, लेकिन तुम भी उन मर्दों की मानित ही निकले जो औरत को इंसान नहीं जानवर समझते हैं, खुद से कम पर तो तकलीफ पहुंचाकर मजा हासिल करते हैं। मर्दों की लड़ाई में औरतों का क्या काम? वो रो पड़ी, जिसने कत्ल किया उसको सजा दो, मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाई जा रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मगर इसके बावजूद मुझे धमकाया जा रहा है, अजियत पहुंचाई जा रही है। खुदा तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। मेरा खुदा हर एक से मेरे हिस्से का इंसाफ लेगा। ये कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। बेराम हंसा नहीं, बल्कि दांत पीसे, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। जब से मेरे घर के अंदर आई हो तुम्हारी जुबान रुकी नहीं रही। मैंने तुम्हें कुछ देर पहले भी यही समझाया था कि अपनी जुबान मेरे सामने बंद रखना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। वो करीब आया और मजीद बोला, 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी आवाज़ बंद करने में। सांस लेने का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। तुम अभी बहराम खान को जानती नहीं हो। जिस इंसान के सामने तुम आवाज़ बुलंद कर रही हो, वो इंसान तुम्हारी आवाज़ ही खत्म कर देगा। समझ आई? अदीबा पीछे हटी, संदूक से टकराई। खबरदार, उसने लड़ती मगर साफ आवाज में कहा, मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरे साथ कुछ भी गलत करने से पहले ये सोच लेना, मेरा रब तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हें गलत इंसान के साथ जुल्म कर रहे हो। बहराम ने ठहर कर उसे देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं है। तुम एक सजा हो, और सजा उम्र भर भुगती जाती है। तुम्हारे भाई को तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था कि तुम उसकी एक कदर बहन हो। कत्ल करने से पहले अपने घर में झांक लेता, मगर नहीं। जिस बात पे बैकर्स ने मेरे भाई को मारा, अब मैं तुम्हें हर रोज मारूंगा ताकि वो तल तल मरे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजा फिर भी डटा हुआ था। वो तड़प कर बोली, मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं ये बात बार बार दोहराऊंगी। मैं इंसाफ के लिए शहर जाऊंगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। मैं इसी तरह बर्बाद नहीं होंगी। मैं तुमसे तलाक लूंगी। मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपनी रूह बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम लोगों की लड़ाई में मैं अपना आप खत्म नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते ही बहराम एक झटके से आगे बढ़ा। उसका हाथ अदीबा के गले पर आया और उसने उसे दीवार से लगा दिया। दीवार की ठंडक उसकी पीठ से उतरी। सांस अटक गई। बहराम का चेहरा करीब था, सांस की हदत महसूस हो रही थी। अब देखता हूँ तुम्हारी जुबान कैसे चलती है। उसे दांत पीस कर कहा, तुम समझती हो कोर्ट जाना आसान है? तुम मेरी हवेली से कदम बाहर निकाल कर दिखाओ, तो मैं मान जाऊंगा। उसी लम्हे खौफ के बीच अकल ने रास्ता निकाला। अदीबा ने पूरी चालाकी से जैसे खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश की। बेराम के जिस्म से लगे हाथ के साथ उसकी जेब तक उंगलियां सरकाई। अंधेरे का फायदा था। उसने मोबाइल निकाला और पीछे की तरफ बोरियों के साए में खामोशी से रख दिया, ऐसे कि बहराम की गिरफ्त में हरकत गुम हो जाए। बहराम ने उसे दीवार से दबाए रखा। अब बोल कर दिखाओ, ये कहते उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में वो ले चुका था। अदीबा की आंखें बंद हो गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने आप को एक तकलीफ के लिए तैयार कर लिया था। वो धीरे धीरे अपनी हदें पार करता जा रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी, वो रो रही थी, उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर उस सख्त जान के आगे वो बिल्कुल बेबस हो गई थी और हाथ पांव ढीले छोड़कर अपना आप उस पर छोड़ दिया था। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी, इस बात से अनजान कि अगली सुबह कैसा तूफान आने वाला है। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। सुबह की रोशनी खान हवेली के लाउंज में फैल रही थी, मगर फिजा में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। भारी पर्दे आधे खुले थे। कलीन पर चाय के कप रखे थे, मगर किसी ने हाथ नहीं लगाया। नसीर खान मरकजी सोफे पर बैठे थे, चेहरा तनाव से सख्त। बराबर में चंद मर्द खामोशी से बैठे थे। महराम एक कोने में टहल रहा था, जैसे बेचैनी उसके कदमों में बंदी हो। इरादा जमीनों पर जाने का था, लेकिन अचानक दरवाजा खुला। एक मुलाजिम हाँफता हुआ अंदर आया। बड़े खान,
उसने घबरा कर कहा, भाई पुलिस आ रही है और कह रही है कि यहाँ एक लड़की कैद है, नाम अदीबा है, उसे रेस्क्यू करने आया है, मीडिया वाले भी साथ है। लाउंज में एक लम्हे को जैसे वक्त रुक गया। वो नसीर खान कुछ बोलने ही वाले थे कि बाहर से शोर बुलंद हुआ। अगले ही पर दरवाजा धड़ाधड़ खुला और पुलिस एहलकार अंदर दाखिल होने लगे। कैमरे, माइक, लोग सब एक साथ। बेराम चौंक कर सीधा होगा, चेहरे पर बनावटी संजीदगी आ गई। एसपी साहब आगे बढ़े, उनकी वर्दी साफ, आवाज मजबूत थी। वो नसीर साहब के सामने रुके। हम यहाँ एक लड़की को रेस्क्यू करना है, उन्होंने वाज़ेह कहा, जिसे आप लोगों ने मनी करवाया। हमें मालूम है कि गांव के अपने असूल होते हैं, मगर कानून सबसे ऊपर है, और वो एक लड़की है और उसने कानून की मदद मांगी है। नसीर खान ने तेज लहजे में कहा, ये हमारा घरेलू मसला है। एसपी ने बात काटी, ये घरेलू नहीं, फौजदारी मामला है। उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई है, खास तौर पर बहराम नामी शख्स के खिलाफ। हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी बात चल ही रही थी कि स्टोर रूम की सिम से दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला। सबकी नजरें उधर उठ गई। अदीबा बाहर आई, उजड़ी हुई हालत, बिखरे बाल, चेहरा लाल और सूजा हुआ। उसके कपड़े बदन पर बोझ बने हुए थे, मगर आंखों में अजब सी चमक थी, मदद की उम्मीद की। वो सीधी पुलिस की तरफ बढ़ी। मैंने ही आप लोगों को बुलाया था। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज साफ थे। खुदारा मेरी मदद करे, मुझे यहाँ से निकाले, ये सब बहुत जालिम है। उसकी सांस टूटने लगी। इन्होंने मिलकर मेरी जिंदगी उजाड़ दी है। कत्ल मेरे भाई ने किया है, मगर सजा मुझे दी जा रही है। जिसे कत्ल किया गया है वो कोई पारसा नहीं था, वो जानी और कातिल था। प्लीज मुझे बचा लें इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उसे रात बहराम के जाने के बाद पुलिस को फोन कर दिया था और सब कुछ बता दिया था, और फिर अपनी वीडियो बनाकर लोगों को सेंड की थी, जिसकी वजह से उनकी मदद से मीडिया तक साथ देने के लिए आ गई थी। बहराम गुस्से से चला है, अंदर जाओ तुम, हमारे खानदान की लड़की इस तरह मर्दों के सामने नहीं आती। अदीबा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू मगर आवाज में फौलाद। मैं तुम्हारे खानदान की नहीं, तुम लोगों ने मुझे बांदी बना दिया है, मगर मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हूँ और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। नसीर खान ने झिंझला कर कहा, अंदर जाओ लड़की। इस तरह इसी लम्हे एसपी ने एक कदम आगे बढ़ाया। आवाज में वार्निंग थी, खबरदार, अगर आप लोगों ने खातून के साथ जरा भी बदतमीजी की तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। मीडिया हमारे साथ है, अगर एक लफ्ज भी ऊंची आवाज में निकला तो कैमरे ऑन करवा दूंगा। उन्होंने अदीबा की तरफ इशारा किया, हम इसे लेकर जा रहे हैं, बाकी बातें कमरा अदालत में होंगी। हवेली के मर्द हजरात एहतजाज करने लगे। बहराम ने आगे बढ़कर रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर पुलिस एहलकारों ने फौरन घेर लिया। एक एहलकार ने अदीबा को शॉल ओढ़ाई। वो कांप रही थी, मगर खुद कदम खुद से उठ रहे थे। कैमरे चल रहे थे, सवालों की आवाजें थी। पुलिस ने उसे महफूज दायरे में लेकर बाहर निकाला। गेट के बाहर रोशनी तेज थी, हवा खुली। अदीबा ने एक लम्हे को पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा, फिर सीधा आगे। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, सायरन की आवाज गूंजी। खान हवेली के अंदर रह जाने वालों के चेहरे पत्थर के हो चुके थे। बाहर कानून चल रहा था और एक लड़की पहली बार सांस ले पा रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। दिन हफ्ते में तब्दील हो गए थे। एक हफ्ता बाद कमरा अदालत में गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें सांसों की आवाजें भी गवाही बन जाती हैं। लकड़ी की पुरानी बेंचें, दीवारों पर आवेजा मध्यम रंग के पर्दे और जज की कुर्सी के पीछे लगा हुआ कौमी निशान, सब कुछ अपनी जगह था। मगर फिजा में इंसाफ कन और ताकत का वजन ज्यादा महसूस हो रहा था। बैराम पहले ही जज को खरीद चुका था। एक कटहरे में अदीबा खड़ी थी, सादा लिबास, आंखों के नीचे गहरे स्याल के हाथ नरसे हुए, मगर निकाह में जिद की चमक थी। सामने बहराम खड़ा था, इस्त्री शुदा कपड़े, संजीदा चेहरा और लोगों पर ऐसी बेनियाजी जैसा फैसले फैसला उसकी जेब में ही हो। जज ने फाइल बंद की और ऐनक नाक पर ठीक की और दीपक की तरफ देखते बोले, तो आप मुखालिफ लिख कर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। अदालत जज्बात में सबूत देखती है, आपके पास क्या सबूत है? अदीबा की पलकें बिगड़ने लगी, आवाज बहरा गई, मगर अल्फाज साफ थे। सर, उनका मोबाइल चेक किया जाए, उसमें मेरी वीडियो है जिसमें मुझे वनी किया गया। घर लाते ही मुझ पर पानी के घड़े खाली किए गए, मुझे मारा गया। मैं तलाक चाहती हूँ और जिस कत्ल की सजा मुझे दी जा रही है वो मेरे भाई ने अपने बचाव में किया। इन्वेस्टिगेशन हो, जो जुर्म है उसकी सजा वही भुगते। मैं बेकसूर हूँ, हर बार औरत ही क्यों कुर्बानी दे? मैं कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी।
अदालत में सरगोशियां उठी। जज ने बहराम की तरफ देखा। बहराम सीधा खड़ा था, हाथ पुश्त पर बंधे। बहराम साहब, आपकी बीवी तलाक चाहती है, आप क्या कहते हैं? वो एक लम्हे रुका, फिर हमवार लहजे में बोला, मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए। इनके भाई के कत्ल को मैं अपने भाई के हमले से बचाव मानकर माफ करने को तैयार। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तलाक नहीं देना चाहता। अदीबा बेख्तियार चीखी, ये झूठ है, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जज ने कुर्सी से टेक लगाई। अदालत में इतनी आसानी से तलाक नहीं करवाती। शौहर 3 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। अदालत मोहलत देती है, मगर मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। अदीबा की बात अधूरी रह गई। जज उठ चुके थे। कमरा अदालत में फैसला गूंज कर रह गया। इंसाफ कहीं पीछे रह गया। उसी लम्हे अदीबा की निगाह सामने बैठी हुई शक्ल पर ठहर गई। बख्त साहब की आंखों में खूनख्वार सर्द बहरी थी। उसने एक लम्हा भी बेटी के आंसू की तरफ नहीं देखा। अदीबा का सीना भारी हो गया। बहराम उसके करीब आया, हथेली आगे बढ़ाई। आवाज में हुक्म था, चलो बेगम घर चलते हैं, बात नहीं होगी। अदीबा पीछे हटी, मैं नहीं चाहूंगी। वो झुका, उसकी कलाई मजबूती से थामी। अदालत ने मोहलत दी है, तुम मेरी बीवी हो। वो रोने लगी, खुदारा मुझे छोड़ दो। अदालत के दरवाजे से बाहर आते धूप आंखों में चुभने लगी। बेराम से खींचता हुआ गाड़ी तक ले गया। किसी ने रोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया। पैसे के आगे पूरा कानून बिक गया था। लेकिन पीछे कमरा अदालत में एक बात आज खुद को एक बेबस महसूस कर रहा था, जैसे उनके लिए उनके बेटे अजीज थे। ऐसे ही बेटी थी, लेकिन अपनी किसी भी औलाद को मारना नहीं चाहते थे। इसी बेटी को कुर्बान कर गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जज एक बेहतरीन फैसला करेंगे, लेकिन ये उम्मीद भी पानी पानी हो गई थी। कुछ घंटे बाद शहर से वापसी के बाद उसे सीधा ऊपर वाले कमरे में ले आया था। दरवाजा बंद होते उसने उसका हाथ एक झटके से छोड़ा। अदीबा दीवार के साथ लड़खड़ा कर खड़ी हुई। कमरा आलीशान था। ऊंची छत, शीशे की बड़ी खिड़कियां, मोटे पर्दे, कलीन में धंसे हुए कदम। मगर इस सारी आसाइश में भी उसे सांस लेना दुश्वार लग रहा था। ये कमरा नहीं, कैद खाना था। उसे इसके लेते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ पे लगाया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ दोबारा कुछ गलत नहीं करोगे। पहले ही तुम मेरा फायदा उठा चुके हो, अब नहीं, अब हरगिज नहीं। बहराम ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सर्दी और लबों पर तंजिया मुस्कुराहट। तुम मुझे रोक सकती हो तो रोक लो, 3 दिन है। अगर इन 3 दिनों में तुम्हारा जीना हराम ना किया तो मेरा नाम बहराम खान नहीं। बड़ी बातें कर रही थी ना अदालत में कि मैं तुम पर जुल्म करता, पानी के घड़े डालता। शुक्र मनाओ, पानी ही था, पेट्रोल डालकर आग नहीं लगाई। मगर अब मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि किसी के सामने बोल सकूं। अदीबा के आंसू तेज हो गए। वो गामती आवाज में बोली, खुदा आपको गात कर दे। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तुम याद रखना, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। तुम क्यों इंसान नहीं बन सकते? मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं औरत हूँ, मगर मैं भी तुम्हारी तरह सांस लेती हूँ, खाना खाती हूँ, मेरे भी जज्बात है, मेरा भी दिल है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे ये सब कबूल नहीं है। मेरा हम एक कदम आगे बढ़ा, कबूल नहीं है। कबूल तुम करो या ना करो, होगा वही जो मैं कहूंगा। और सुन लो, तुम्हारा भाई मर जाएगा अगर तुम मेरे मुखालिफ गई। वो चौंकी, फिर अचानक उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती आ गई। ये मेरा मसला नहीं है, वो मरे या जिए, अगर उसने गलती की है तो सजा भुगतेगा। मैं किसी की गलती की कीमत नहीं चुकाऊंगी। और ये भी याद रखो, तुम्हारा भाई कोई फरिश्ता नहीं था, तुम ये मत भूलो। बेराम का चेहरा सुर्ख हो गया। भाड़ में गई ये सारी बातें। तुमने मेरी इज्जत को रोड पर लग रहा है, मीडिया, पुलिस, अदालत, सबके सामने उसकी माफी मैं कभी नहीं दूंगा। अदीबा रोते हुए बोली, इज्जत? इज्जत उस दिन मिट्टी में मिली थी जब मुझे वनी बनाया गया, जब मुझे इंसान नहीं चीज समझा गया। मैंने सिर्फ सच कहा। अगर सच बोलना जुर्म है तो हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मगर मैं टूटूंगी नहीं। बहराम, खुदा के लिए रुक जाओ। इस आग में तुम भी चल जाओगे। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। मैं खामोशी से चली जाऊंगी, तुम्हारी राह में नहीं आऊंगी। बहराम ने कहका लगाया, ये आंसू मुझे कमजोर नहीं करते। तुम समझती हो मैं पिघल जाऊंगा? नहीं अदीबा, तुम जितनी भी कोशिश करो मैं नहीं बदलूंगा। मैं तुम्हें इसी तरह जवाब दूंगा, इसी तरह तोड़ूंगा कि तुम खुद मान जाओगे कि तुम्हारी जगह यही है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये 3 दिन तुम्हें इस हद जलील करूंगा कि तुम मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहोगी। ये कहते हुए उसके करीब आ गया। वो रोने लगी, उसको खुदा के वास्ते देने लगी, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस जालिम जानवर ने कुछ ही देर में
उस मासूम को रौंद के रख दिया था। वक्त की रफ्तार ना कभी थम सकती है ना कभी थम पाएगी। दिन हफ्तों में तब्दील हो गए। 2 हफ्ते गुजर चुके थे मगर उस रात के बाद बहराम के अंदर जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया था। डेरे की वसी बैठक में अकेला बैठा, सामने लालटेन की मदम रोशनी फर्श पर फैल रही थी। बाहर कुत्ते भौंकने की आवाजें थी मगर उसके अंदर अजीब सी खामोशी थी, वही खामोशी जो इंसान को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देती है। उस रात के बाद उसने अदीबा को हाथ नहीं लगाया था। गुस्सा कहीं दफन हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सा बोझ आ गया था, एक गिल्ट जो हर सांस के साथ सीने में उतरता जा रहा था। वो बार बार उसके अल्फाज याद करता। पढ़ी लिखी बाशऊर डरी हुई मगर डटी हुई वो लड़की जो खुद को बचाने के लिए आखिरी हद तक गई थी। और वो किस बात पर इतना मुतमईन था। उसी बेचैनी ने उसे अपने भाई के बारे में जानने पर मजबूर किया। वो भाई जिसके नाम पर उसने एक औरत की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। आखिर वो हकीकत में क्या था? यही सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो घड़ी की तरफ देख रहा था। जिस आदमी को उसने बुलाया था उसके आने का वक्त हो चुका था। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ते से खुला। एक मुलाजिम के साथ एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। दरमियानी उम्र, संजीदा चेहरा, आंखों में तजर्बे की झलक। मुलाजिम ने सर झुकाकर कहा, साहब आपने जिस आदमी को बुलाया था ये वही है। बेराम ने सर हिलाया। ठीक है तुम जाओ। मुलाजिम चला गया। कमरे में अब सिर्फ वो दोनों थे। बेराम ने उस शख्स को गौर से देखा। तुम शाहनवाज हो? उसने सिर हाँ में हिलाया। जी मैं ही हूँ शाहनवाज। शाहनवाज ने एक फाइल मेज पर रखी, चंद तस्वीर बाहर निकली और नहायत संजीदगी से बोला, मैंने आपके भाई के हवाले से तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली है। मेरी फीस मुझे मिल चुकी है, इसलिए अब मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। बेराम ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। बोलो मैं सुन रहा हूँ। शाहनवाज ने तस्वीरें सामने फैलाते हुए कहा, ये सबूत है आपका भाई एक बहुत बुरा इंसान था। उसे 6 लड़कियों के साथ जाति किए फिर ने कत्ल कर दिया, भाई बेरहमी से। बेराम का दिल एक लम्हे को रोक सा गया। क्या यही नहीं? शाहनवाज की आवाज भारी थी। मैं एक लड़की शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ। उसके मासूम से बच्चे को भी उसने नहीं बख्शा। बच्चे को भी कत्ल किया गया। कमरे की हवा बोझिल हो गई। बेराम के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर उठाई। एक एक तस्वीर उसके सीने में खंजर की तरह उतरती जा रही थी। खून में लथपथ चेहरे, खाली आंखें और वो छोटा सा बच्चा जैसे सो रहा था मगर नींद हमेशा के लिए हो चुकी थी। उसके कानों में अदीबा की आवाज गूंजने लगी, मैं बेकसूर, तुम्हारा भाई कोई पारसा नहीं है, वो कातिल और जानी है। बहराम ने तस्वीरें एकदम लेज पर फेंक दी। उसकी सांस तेज हो गई। उसे आंखें बंद करके गहरी सांस ली मगर बोझ कम ना हुआ। शाहनवाज ने बात जारी रखी, मैंने अपने तौर पर हर पहलू से जांच की है। जो कत्ल हुआ यानी आपके भाई का, वो भी इन्हीं हालात के तहत हुआ। बेराम ने सर उठाया। क्या मतलब? ये जो तीसरी तस्वीर है, शाहनवाज ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया, ये अली साहब की गर्लफ्रेंड थी। जब इसके साथ ज्यादती हुई अली साहब पागल हो गए थे मगर वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहते थे। वो खामोशी से घर जा रहे थे। वो लम्हा पर रुका फिर बोला, मगर आपके भाई ने उनका पीछा किया। वो चाहता था कि वो भी खत्म हो जाए ताकि मामला हमेशा तय दफन हो जाए। उसी दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और अली ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार दिया। बेराम की आंखों में नमी आ गई। अगर ये सब पुलिस के पास गया तो? शाहनवाज ने पुरएतमाद लहजे में कहा, तो अली साहब को माफ कर दिया जाएगा। ये दिफा में किया गया कत्ल माना जाएगा। उनकी बहन अदीबा, उसे मुकम्मल रिहाई मिलेगी। कमरे में खामोशी छा गई। बेराम ने आहिस्ता से सर हिलाया। तुमने अच्छा काम किया शाहनवाज। शाहनवाज खड़ा हुआ। मेरा काम यही था साहब। वो चला गया मगर बहराम वहीं बैठा रह गया। सामने मेज पर बिखरी हुई तस्वीर और जहन में टूटता हुआ एक छोटा जूठा करूर। आहिस्ता से बड़बड़ाया, अदीबा तुम सच कह रही थी। उसी लम्हे से पहली बार एहसास हुआ कि जुल्म सिर्फ मारने से नहीं होता, कभी कभी सच ना मानना भी जुल्म होता है। और अब शायद बहुत देर हो चुकी थी, या शायद नहीं। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। रात का 1 बज रहा था। हवेली की खामोशी गहरी थी, ऐसी खामोशी जिसमें इंसान के अपने कदमों की आहट भी दिल पर बोझ बन जाती है। वह आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। मदम रोशनी अदीबा जमीन पर लेटी थी, गहरी नींद में। उसके चेहरे पर थकन जमी हुई थी, जैसे कई सदियों का दुख एक ही जिस्म में सिमट आया। वो कुछ देर वही खड़ा उसे देखता रहा, दिल में वही बोझ, वही सवाल, वही पछतावा। जागो लड़की, उसने आहिस्ता कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। वो डर से मस ना हुई। उसने एक लम्हा तौकफ किया फिर आवाज बुलंद की, जागो।
अदीबा हड़बड़ा कर उठी। आंखों में खौफ एक लम्हे को चमका। साफी उसे खड़ा देखकर वो सहम गई। 2 हफ्तों में उसने जिस्मानी तौर पर कुछ नहीं कहा था, मगर जुबान के जख्म कम गहरे नहीं होते। वो उठकर बैठ गई थी। क्या बात है? उसकी आवाज में एहतियात थी, मगर कमजोरी नहीं थी। चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे लफ्ज ढूंढ रहा हो। फिर उसने सीधा उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ। वो बेख्तियार खड़ी हो गई। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, उसने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा। मुझे पूरा पता है। तुम ठीक कह रही थी। जो कुछ हुआ वो 2 मर्दों के दरमियान हुआ था। तुम्हें बची बीच में घसीटना जुर्म था। वो चलता हुआ खिड़की के पास गया, बाहर अंधेरे को देखा और फिर बोलता चला गया। हमारे खानदान में पहले भी एक औरत बनी होकर आई थी, इतनी टूटकी कि खुद को मार लिया। कभी कभी लगता है कि हमारे घर में जो औलाद नहीं ठहरती उसी की बदुआ है। वो पलटा, अदीबा की तरफ देखा। मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो भी। मैं तुम्हारा हक तुम्हें दूंगा। अलग घर, इज्जत के साथ जिंदगी। अगर नहीं चाहती तो भी दरवाजे खुले। मैं तुम्हारे भाई को माफ करता हूँ। सच ये है कि मेरा अपना भाई भी अच्छे किरदार का इंसान नहीं था। जो इंजाम उसे मिला उसकी सजा थी। कमरे में खामोशी छा गई। अदीबा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर की टूटी चीजों को समेट रही हो। फिर उसने सर नफी में हिलाया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसकी आवाज कांपी, मगर इरादा साफ था। मुझे तलाक चाहिए। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर एक औरत अपने लिए खड़ी हो जाए, अपनी जंग खुद लड़े, तो वो जीत सकती है। मैं कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाहती। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर उसने सर हिलाया। ठीक है। उसने एक कदम आगे बढ़कर साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैं बहराम खान पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसकी आवाज़ भर आई। और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो जुल्म मैंने तुम पर किया उसकी माफ़ी। तुम्हारे भाई पर जो केस है वो वापस देता हूँ। तुम आज़ाद हो जा सकती हो। अदीबा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर आहिस्ता से आंसू साफ किए। खुदा तुम जैसे मर्दों से दुनिया को नवाजे। वो बोली, ऐसे मर्द जो अपनी गलती मान सके, औरत को इंसान समझ सके। तुम्हारा शुक्रिया। वो मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी कदमों की आवाज़ दूर होती गई, मगर बहराम वहीं खड़ा रह गया। उसने गहरी सांस ली, आंखों की नमी साफ की, आसमान की तरफ देखा। शुक्र है, उसने धीरे से कहा, कि अगर आज जुल्म के साथ इंसाफ भी हुआ। रात की खामोशी में जुमला जैसे कहीं ऊपर कबूल हो गया था। वो आज खुद को मुतमईन महसूस कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब वो जंग जीत गई थी। उसने घावों की को आग नहीं लगाई थी, लेकिन एक एक रईसजादे को राह रास्त पर ले आई थी।